एनसीईआरटी जोन में इस वीडियो में लाइट का जो आगे वाला पार्ट डिस्कस करें, जितना हम डिस्कस कर चुके हैं वो उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लाइट का वो पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो पार्ट पहले देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बिना समझ में नहीं आएगा। क्लियर? उसके बिना समझना बहुत मुश्किल है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, काफ़ी चीज़ हम शेयर भी करते रहते हैं और बहुत कुछ आपको पता भी चलेगा। क्लियर? व्हाट्सएप ग्रुप। उसके अलावे आप यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो जो मुझे डायरेक्टली करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं मुझे और इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। क्लियर? सबसे पहले हम लाइट का बेसिक बात जो लाइट के बारे में थे, लाइट का विजुअल रेज, स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर। हमें यहाँ से डिस्कस करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये कुछ टेक्निकल चीज़ है। आने वाले 5 से 7 मिनट हम टेक्निकल चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको बहुत आसानी से मैं समझा दूँगा। जो हम ऐसे नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ऐसे चीज़। तो ध्यान देना, अगर आप इसको नहीं समझना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो, तो आप 5-7 मिनट आगे चले जाइए सीधे। लेकिन इसको समझना चाहते हो तो इस पे आराम से समझ लीजिए, बहुत आसान है। क्लियर? ध्यान से देखिए। 1 सेकंड। हाँ, एक मिनट। हाँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम प्लेन मिरर के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का। अब हम एक स्फेरिकल मिरर का डिस्कस करना है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव जो आपके सामने जो थोड़ा केव टाइप का लगेगा ना, केव मतलब गुफा टाइप का, उसको कनकेव बोलते हैं। और जो आपके सामने इस टाइप का लगेगा उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर? इतना तो क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए, कॉनकेव मिरर में, और एक और चीज़, कॉनकेव मिरर में जो भी हम डिस्कस करेंगे ना वो सेम होता है, सेम चीज़ ए टू जेड सेम चीज़ होगा कॉन्वेक्स लेंस में जब डिस्कस करेंगे तब। ध्यान देना, सिंपल आप कॉनकेव मिरर का जो चीज़ याद कर लीजिए वही चीज़ कॉन्वेक्स लेंस में फिर से दोबारा आएगा। तो रिपीट मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं सिंपल अभी आपको बोल दे रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, सिंपल आपको ये तो पता है कॉनकेव लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और क्यों ऐसा कन्वर्ज करता है वो मैं पिछले लेक्चर में आपको एक डिटेल में लास्ट में बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आया तो यहाँ से पास होगा, यहाँ आया यहाँ तक पास होगा। तो 2 ऑब्जेक्ट जहाँ पे मिलता है, सॉरी जहाँ पे इमेज रे मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। तो एक चीज़ बता दूँ, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्लियर? अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कितना होती है भाई, कोई अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो उसके सामने जो इमेज है वो तो बहुत छोटा ही नहीं लगेगा ना। तो इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब जो ओरिजिनल का बहुत छोटा होगा, जो ओरिजिनल है उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा आ जाएगा। लेकिन रियल आएगा भाई, जैसे ही सेम साइड में बने ना तो आप रियल समझ लो, सेम साइड में बने तो रियल। क्लियर? और दूसरा इन्वर्टेड का मतलब होता है कि भाई उल्टा, आपका ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे है, लेकिन इमेज किधर बना, ऐसे बना। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, 2 चीज़ पहले ध्यान रख लिए। ये जो मान लो ये जो मिरर है, मिरर एक किसी न किसी, एक मान लेते हैं किसी न किसी एक साइकिल का छोटा सा पार्ट है, इतना पार्ट हम उठा लिए, इसको हम मिरर मान लिए। क्लियर? तो इसका ये वाला पॉइंट होगा, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। ये जो बीच वाला मिडिल वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। और जहाँ पे 2 रे मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। और ये जिस साइकिल का पार्ट है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर।
क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान देना, जिधर जितना हम इसके पास लाएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो साइज डिफरेंस घटता जाएगा। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा साइज, इमेज का साइज बहुत छोटा है, इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास ला रहे हैं तो इमेज का साइज थोड़ा और बड़ा बनता जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में किसी पॉइंट पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस और सेंटर के बीच में एक जगह। इमेज वहीं पे फॉर्म करता है जहाँ पे दो रे ज्वाइन होती है, दो रे ज्वाइन होती है इस पॉइंट पे। दोनों रे जब तक ज्वाइन नहीं होगी, दो रे, तब तक इमेज बनेगा ही नहीं, सिंगल रेज पे इमेज बनेगा ही नहीं। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से सेंटर के बीच रखते तो इमेज क्या बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा इमेज। और एक और चीज़, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन यहाँ पे डिमिनिश्ड। और ये दोनों पॉइंट इसमें सेम होगा क्योंकि है तो रियल, सेम साइड बन रहा है, लेकिन इन्वर्टेड क्योंकि ऑब्जेक्ट है इधर और इमेज बन रहा है इधर नीचे पॉइंट, तो इन्वर्टेड हुआ ना। समझ गए? और ज़्यादा नहीं भी समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट और सेंटर पे है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? भाई इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा। क्लियर, आप अगर नहीं भी समझ रहे हो तो सिंपल याद कर लिए, नहीं तो समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़, साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सेम होगा और रियल होगा इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों होगा वो तो आपको पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बारी अभी तक क्या हो रहा था, पहले केस में ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा और छोटा, मतलब डिफरेंस कमता गया। और इस केस में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा, इमेज उसका लार्ज होता जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट को आप जितना पास ले जा रहे हो पोल के, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को पोल के जितना पास ले जाओगे इमेज उतना लार्ज बनता जाएगा। इतना क्लियर है ना? देखो इस केस में, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर और फोकस के बीच रख लिया। नहीं भी समझ में आ रहा ना तो आप इसको सीधा छोड़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल समझना ही चाहते हो तो आप इसको फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हो। क्लियर, अब हमने देखिए पहले केस में हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे इमेज को रखा, तो उसका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका इमेज बना फोकस पे। दूसरे केस में हम इन्फिनिटी से थोड़ा और नज़दीक आए, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच कहीं रखे तो इसका इमेज कहाँ बजना, फोकस और सेंटर के बीच। मतलब जितना ऑब्जेक्ट को इधर लेता जाता है इमेज और इधर बनता जाता है। इतना तो हमें पता चल गया ना भाई। देखो इस केस में फोकस पे बना, अब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लाओ तो इमेज थोड़ा और इधर बना, फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर यहाँ पे है उसके बीच में। थोड़ा और नज़दीक लाओ, अब आप सेंटर पे लाए हो, सेंटर पे लाए हो तो इमेज भी सेंटर पे ही बन गया। और नज़दीक ले आओ तो थोड़ा और इधर इमेज बना, और नज़दीक लाओ तो थोड़ा और इमेज इधर बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो और पास ले गए, और पास ले गए। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में देखो सेंटर पे ही इमेज बन गया था ना, लेकिन और आप ऑब्जेक्ट को और पास ले गए तो जो हमारा इमेज है थोड़ा और इधर बना, जो बियॉन्ड सी बना, सी से भी इधर बना। और ये सब तो ऐसे ही है। देखो अब क्या हो गया, इस केस में सेम साइज का इमेज बना, इस केस में इमेज का साइज होगा वो थोड़ा इनलार्ज हो गया, मतलब ओरिजिनल से बड़ा हो गया ना। और रियल हुआ, रियल ऑब्वियसली सेम साइड है तो रियल ही होगा, इन्वर्टेड उल्टा हुआ। तो यानी इसको तो आप याद रखना ही नहीं, तो बस समझ गए एक बार ही हमारा वो काम बन गया। यहाँ देखना है, या ये एक थोड़ा अलग केस है। क्लियर, इस केस में देखो यहाँ पे आप नहीं, इस केस में इसके अगला वाला जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लिया एफ पे, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे लिया तो भाई दोनों रे कहीं पे मिल रहा है, नहीं पे मिल रहा है, नहीं, दोनों रे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। तो इमेज है वो हाईली इनलार्ज बनेगा और रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर, दूसरा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं हम कॉन्वेक्स का। एक यहाँ पे एक और फिगर यहाँ पे था वो छूट गया है, मैं वो बता दे रहा हूँ। देखो
अभी ये ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, एफ पे। अगर आप एफ, ये जो है पी जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और एफ, इन दोनों के बीच रखते हो ना, इन दोनों के बीच ऑब्जेक्ट रखते हो, तो ऐसे जाएगा, एक तो ऐसे जाके ऐसे लौट जाएगा, और एक कोई आप ऐसे लीजिए, ऐसे लौटेगा ऐसे। तो ये भी हाईली इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज ये भी बनेगा। और एक और चीज़, ये भी वर्चुअल, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये वर्चुअल नहीं बनेगा, ये यहाँ पे हर जगह रियल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पे बंदा देख रहा है उसको लगेगा कि भाई लाइट तो मुझे यहाँ से आ रहा है कुछ। क्लियर। तो सिर्फ एक केस है जब वर्चुअल बनता है, ध्यान देना, सिर्फ एक केस है जब वर्चुअल बनता है। लेकिन वही कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस में जो भी केस आएगा वो वर्चुअल ही आएगा। क्लियर। यहाँ देखो, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लाइट आया, यहाँ लौट गया, यहाँ से लाइट आया, यहाँ लौट गया, तो हमें लगेगा क्या, तो हम इसको एक्सटेंड किए हैं। जैसे हमें अगर कोई यहाँ से बंदा देख रहा है तो उसको लगेगा कि भाई लाइट तो कुछ यहाँ से आया होगा, इस सोर्स से। यहाँ से कोई आँख लगा के देख रहा है तो उसको भाई लगा लाइट तो कहीं यहाँ से आ रहा है, इस सोर्स से। जिन पॉइंट पे पीछे अगर एक्सटेंड करने पे जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे है और इमेज एफ बियॉन्ड द मिरर, मतलब एफ बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, क्योंकि देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इस फोकस पे बन रहा है। दोनों ये रे इधर इधर कहाँ पे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन आप पीछे ही करोगे ना, तो जहाँ पे ज्वाइन करते हो उसको बोलते हैं फोकस। लेकिन इमेज इसका क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब है जिस शीशा के उल्टा में वाला है, शीशा के उल्टा, लेकिन इरेक्ट बन रहा है। यहाँ ध्यान देना, इसमें जितने भी केस होते हैं ना कॉन्वेक्स में, उसमें इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। क्लियर। सेम एक और केस देख लेते हैं, ये वाला केस। इस केस में क्या हुआ, अभी तक तो हम जो ले रहे थे, अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट की बात करें तो इन्फिनिटी पे कर रहे थे, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच ले, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल एब के बीच ले, तो इमेज क्या करेगा, और इधर बनेगा और इधर। क्लियर। और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर। तो इतना समझिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रेफ्रैक्शन। अगर पिछला टॉपिक नहीं भी समझे ना तो छोड़ दो, मतलब उतना डिटेल में नहीं जाओ। क्लियर। उतना डिटेल में नहीं जाओ, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन जब भी हम डिस्कस किए थे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सेम मीडियम में लौट जाना। सेम मीडियम में, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा, सेम मीडियम में लौट गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूसरे मीडियम में जाता है। लेकिन क्या दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपना रास्ता नहीं भटकेगा? हाँ भाई, भटकता है। कैसे? नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। एक ए मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है। नॉर्मली जाना चाहिए था, अगर सेम मीडियम रहता तो ऐसे करके ऐसे जाता, कोई ऐसे इधर नहीं होता। क्लियर है ना? ध्यान देना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कभी भी आई और आर इक्वल नहीं होता है। तो आई और आर डिपेंड किस पे करता है भाई? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। सिंपल यहाँ पे बता जाए, एक तो जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम डेंसर बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको रेयरर बोलेंगे। तो अगर कोई रे वाटर से ग्लास में जाती है तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की कम है। तो ध्यान देना, ये आपको पता है नॉर्मल है। तो अगर कोई कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी की तरफ जाता है तो वो रे सीधा जाने के बजाय थोड़ा नॉर्मल की तरफ चले जाने लगता है, यानी डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान देना, कोई अगर रेयरर मीडियम यानी कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी में जाता है तो नॉर्मल की तरफ रे थोड़ा डेविएट हो जाता है, नॉर्मल के तरफ। लेकिन अगर कोई डेंसर से, जैसे यही रे यहाँ पे आ रहा था, क्लियर है ना? मान लो एग्जांपल लेते हैं, यही रे अब बाहर निकलेगा, बाहर आप मान लो पानी है, क्लियर? तो ये ज़्यादा डेंसर है
ये ज़्यादा रेयरर है, ये कम डेंसिटी है, यानी इसको रेयरर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, तो ये थोड़ा ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ध्यान देना, नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी थोड़ा ऐसे रे आ जाएगा। मान लो ये आया ऐसे, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगा ऐसे, मतलब नॉर्मल से दूर डेविएट होगा। तो कोई डेंसर से रेयरर में आता है, ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ आता है, तो डेविएट हो जाता है डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर दूर दूर, यानी कम डेंसिटी से ज़्यादा, कम से ज़्यादा तो नॉर्मल के तरफ, ज़्यादा से कम तो नॉर्मल से दूर। क्लियर? तो अब क्या है, कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? इतना हमें आज डिस्कस करना है कम से कम, ये सारा टॉपिक। सबसे पहले ये तो नॉर्मल पॉइंट है कि तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, और एक बहुत अच्छा स्नेल्स लॉ, ये क्या कहता है कि साइन आई क्या था, ओ इंसिडेंट रे जिसकी बात करते हैं, उसका साइन एंगल डिवाइडेड बाय साइन आर रेफ्रैक्टिव मतलब दूसरा मीडियम, लेक मतलब सेम मीडियम। ध्यान देना, इन दोनों का जो वैल्यू आता है ना, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ध्यान देना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, नीचे वाला है उसको सेकेंड मीडियम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और टर्म है एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ध्यान देना, आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी है, पानी, ग्लास, जो भी पूछो उसमें कितनी है। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है। एक और बात बताया जा रहा है कि म्यू फॉर एनी मीडियम, मतलब कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का डिफरेंट शो करता है डिफरेंट कलर में। किसी मीडियम में का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग कलर के लिए अलग शो करता है। अगर किसी का वेवलेंथ हाई है तो इसका मतलब उसका म्यू भी हाई होगा। ध्यान देना, अगर किसी रे का, किसी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, दो क्रस्ट या दो ट्रॉफ के बीच के डिफरेंस का। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका म्यू भी ज़्यादा होगा। क्लियर? और इसी कारण उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इस नहीं मतलब ये बात यहाँ पे समझिए, तो वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेवलेंथ ज़्यादा तो म्यू भी ज़्यादा। इसीलिए जो वायलेट है तो वायलेट की कितनी होती है, ध्यान देना, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और चीज़ पहले, एक चीज़ और बता रहा हूँ, refractive index of a medium is different from the refractive index of a medium decreases with increase in the wavelength. ओके, यहाँ पे आपको उल्टा मैं बता रहा था, मुझे कट करना होगा क्या, किसी लाइट का, इसको कट करो, गलती से लिख दिया, किसी लाइट का वेवलेंथ अगर हाई होता है तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, लो या बोल सकते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी जिसका लो वेवलेंथ, यानी वायलेट का वेवलेंथ कम होता है यानी हाई म्यू, आर का मैक्सिमम वेवलेंथ, इसलिए इसका म्यू लो। मैं यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, म्यू और टेम्परेचर में इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है, टेम्परेचर भी घटता है अगर म्यू बढ़ता है, सिंपल। और एक और चीज़,
फ्रीक्वेंसी एंड फेज चेंज नहीं होते हैं अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी एंड फेजेस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। क्लियर? वेवलेंथ, हाँ यहाँ पे मैं लिखा था कि वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, यहाँ पे बस गलती से लिखा गया था कि वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। क्लियर? कुछ इलस्ट्रेशन देखिए कि हमें क्यों ऐसा, हमें रेफ्रैक्शन से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले बेंडिंग ऑफ ए लीनियर, हमें ऐसा लगता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डाला हुआ है, वो हमें लगता है थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देता है, ऊपर, इसी कारण होता है। स्टार जो ट्विंकल करती है रेफ्रैक्शन के कारण है, ट्विंकल करती है। सन का जो हमें शेप दिखाई देता है, ओवल शेप दिखाई देता है सुबह में और शाम में, ये इसी कारण होता है। और भाई अगर आप ऊपर से, ध्यान देना, ऊपर से कोई पेड़ पे हो और ऊपर से अगर देख रहे हो पानी में, तो हमें लगेगा कि जो पानी में मछली हो थोड़ा ऊपर ही है, यानी फिश पानी में एक्चुअल डेप्थ से हमें कम दिखाई देता है। क्लियर? ये सब रेफ्रैक्शन के कारण ही होता है। जैसे वाटर टैंक हमें कम गहरा लगता है, वाटर टैंक में आपने सिक्का फेंका, वो हमें थोड़ा ऊपर दिखता है। क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये तो हमें एक्चुअली पता है कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो आर ऊपर दिखता है, वायलेट नहीं। और यहाँ पे बताया जा रहा है एक चीज़, देखो, ग्लास स्लैब को कलर लेटर के ऊपर रखती है। हाँ सिंपल, मान लो एक पेपर है, यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिखा हुआ अलग अलग कलर से, उसके ऊपर हमने शीशा रख दिया, तो रेड हमें ज़्यादा ऊपर दिखेगा, रेड हमें ऊपर ज़्यादा दिखेगा, वायलेट कम दिखेगा। क्लियर? ऐसा इसलिए होता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? यहाँ पे बताया जा रहा है ग्लास स्लैब को आप कलर लेटर के ऊपर रख दिए तो लेटर रेड ऊपर दिखता है और जो वायलेट है ऊपर नहीं दिखता है। क्लियर? इसका मतलब है कि ध्यान देना, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो कम रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो कम रिफ्लेक्ट करेगा, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए तो रेड रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देता है। क्लियर? क्रिटिकल एंगल एक ही केस में होता है, सिर्फ एक केस में। कब? जब आप डेंसर से रेयरर में रे को भेज रहे हो। भाई उल्टा केस में कभी भी नेवर 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 कभी भी नहीं बनेगा क्रिटिकल। अगर रेयरर से डेंसर में भेज रहे हो तो कभी नहीं बनेगा। क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान देना, जिसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री हो जाए। सिंपल बात करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे थीटा। कुछ ऐसा हो जाए ना कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, रिफ्लेक्टिव एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री का मतलब इस यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो ये एंगल का मतलब, और देखो ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए जिससे जो रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री से थोड़ा, और देखो मैक्सिमम 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जैसे ही कम हो गया तो ये दूसरे मीडियम में चला गया। क्लियर? लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा अगर बढ़ा तो भाई फिर से अपने में लौट गया ना, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अपने मीडियम में लौटने को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल पे इंसिडेंट रे पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब वो 90 डिग्री से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एंगल, क्योंकि 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री से जैसे ही थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया? अपने में लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि भाई जितना मैंने रे भेजा अपने मीडियम में लौट गया, कोई वेस्ट नहीं हुआ। ध्यान देना, जितना मैंने भेजा रे वो अपने मीडियम में लौट गया, कोई वेस्ट नहीं हुआ।
क्लियर। तो ये कब होता है, जब आप डेंसर मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में भेजते हो। दूसरा, इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्लियर, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल पे आपको 90 डिग्री दे दिया, लेकिन आपको 90 डिग्री से ज़्यादा करना है ना, तो इंसिडेंट रे हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे बता रहा है कि लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, नो पार्ट एब्जॉर्बर, मतलब जो कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या क्या इलस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं हमें, ट्विंकल जो डायमंड का स्पार्कलिंग होता है उसके कारण, और मिराज या लूमिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है उसके कारण, शाइनिंग होती है एयर बबल वाटर में, सन का विजिबिलिटी हमें देखने को मिल जाता है मतलब इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी, स्मोक्ड वॉल का साइन होना जब इसको लैम्प सूट में डिपॉजिट करते हैं और फिर इसको वाटर में डिपॉजिट किया जाता है। बस इसका नाम याद कर लें क्योंकि ऐसे आ जाते हैं सिंपल। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड किस प्रोसेस के कारण होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। यहाँ से हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। क्लियर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत आसान टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ कि एक ग्लास है, एक क्वार्टर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.7, इसको कोट किया जाता है ऐसे मटेरियल से जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो, 1.5 हो। क्लियर। इससे होके लाइट प्रोपागेट करती है, और यहाँ पे बताया लाइट प्रोपागेट करती है लेकिन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे कौन काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर में किस प्रोसेस के कारण एनर्जी या जो भी हम भेज रहे हैं उसका लॉस नहीं होता है, पूरा का पूरा एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में लेंसेस डिस्कस करें। मैं बता रहा हूँ कितना वीडियो अभी लगता है, लेंस ख़त्म कर लेंगे एक वीडियो में। और लेंस का मुझे वो तो बता ही चुका हूँ, आपको याद दिलाना है सिर्फ। देखो क्या क्या अभी डिस्कस करें। लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर कैसे चेंजेज होता है, डिस्पर्शन, रेनबो, थ्योरी ऑफ कलर और स्कैटरिंग, सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई एक क्लास में मैं ख़त्म कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और यही मैं बुक से कराता तो ऑलमोस्ट 3-4 मतलब और 1-2 लग जाता है। क्लियर। और मैंने एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं कि मैंने खुद से नोट्स बनाया तो छोड़ा है, आप मिला सकते हो। क्लियर। तो हमारा ख़त्म हो रहा है। एक वीडियो और मैं अभी अपलोड करूँगा क्योंकि हम इसके साथ बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लियर। तो अभी जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है, देखो सबसे पहले आपको पता है बायोलॉजी में सबसे पहले होता है वो होता है थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद वो पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो एक वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं मैं कराऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि एक वीडियो में करा भी दे तो याद नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे या 10 या 5 हर एक वीडियो में डालेंगे। ध्यान देना, 10 या 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे एनाटॉमी क्या होता है, एग्रोलॉजी क्या होता है, तो हर एक वीडियो में टर्म पहले शुरुआत में 5 टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक। क्लियर। तो हमारा जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा ये ख़त्म ही होता जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।